हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है आमिर और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई में। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है लाइफ साइंस। और लाइफ साइंस हम लोग आज के वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर में आपके पास 5 यूनिट्स है, तो उन 5 यूनिट्स में वो सारे टॉपिक्स मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ 30 मिनट के अंदर, जो आपने पढ़ रखे हैं पूरा ओवरऑल होल सिलेबस में आपका। तो एग्जाम से पहले सभी को जरूरत पड़ती है, सभी स्टूडेंट को काश ऐसा होता है कि मुझे सारा टॉपिक्स का एक बार रिवाइज करा दिया जाता, क्योंकि इन डिटेल पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो सारे टॉपिक्स होते हैं उनका एक ओवरव्यू देना पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ पे वही मिलने वाला है। तो वीडियो को आराम से देखिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अब वीडियो देखते समय आपको एक काम करना है, कॉपी कलम निकालिए और कलम का लिखने का इस्तेमाल कीजिए। मुझे पता है आपके हाथों में भी दर्द होगा, क्योंकि अभी आप हिस्ट्री का एग्जाम दे के आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री के एग्जाम में वैसे भी ज़्यादा लिखना पड़ता है। और जहाँ तक मैंने अभी तक फीडबैक लिया हिस्ट्री के एग्जाम्स के बारे में अपने स्टूडेंट से, तो इतना समझ में आया है कि एग्जाम हिस्ट्री का सबका ओवरऑल अच्छा ही गया। मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन टफ भी नहीं था ज़्यादा और उनका एग्जाम्स अच्छे भी गए। और मुझे उम्मीद है कि आपका भी एग्जाम अच्छा गया होगा। आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है आपका उसमें 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट का नाम आपका सेंसिटिविटी इन प्लांट्स। अब इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है वो है 3 टाइप्स का मूवमेंट। चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है, वो बताता है कि सेंसिटिविटी क्या है। तो सेंसिटिविटी सिंपली ये है, वो एक तरह का आपका पावर है समझ लीजिए, जिसकी वजह अगर हम नेचर में होने वाले किसी भी रिस्पॉन्स, मैंने कि नेचर में जो चेंजिंग हो रहा है उसके अगेंस्ट हम रिस्पॉन्स शो करते हैं, वही हमारा हो गया। और जो रिस्पॉन्स है वो स्टिमुलस कहलाता है, और उसके अगेंस्ट में हम जो प्रोग्रेस दिखाते हैं, जो एक्शन करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा आपका सेंसिटिविटी में काउंट होता है। अब 2 तरीके का आपका स्टिमुलस है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें, भूख प्यास वगैरह, वो इंटरनल में आ जाता है। अब एक्सटर्नल में बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्दी गर्मी मौसम क्लाइमेट का चेंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें। दिन आगे कहानी बढ़ते हैं तो इसमें आचार्य जगदीश चंद्र बोस का जिक्र किया गया है, जिसको आपको याद रखना है, जिन्होंने आपका क्रेस्कोग्राफ इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके ये प्रूफ किया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। देन यहाँ से आगे बढ़ते 3 टाइप्स का आपको मूवमेंट देखना है, ट्रॉपिक, टैक्टिक और नेस्टिक। तो टैक्टिक मूवमेंट आप में बहुत छोटा है, जिसमें एक ही दिया आपको फोटो टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। टैक्टिक मूवमेंट सिंपली ये बताता है कि पौधा क्या करता है, अपना पूरा जो उसका बॉडी है उसको उठा करके एक पोजीशन दूसरा पोजीशन पे लेके चला जाता है, यानी कि लोकोमोशन शो करता है। तो वो हमारा टैक्टिक मूवमेंट में आता है। ट्रॉपिक मूवमेंट में लोकोमोशन नहीं होता, बल्कि ट्रॉपिक मूवमेंट में कुछ ऐसा सीन हमें देखने को मिलता है कि किसी न किसी स्टिमुलस की वजह कर उसमें देख, जैसे कि लाइट की वजह कर होता है तो वो हमारा फोटोट्रॉपिक है, और अगर पानी की वजह अगर हो रहा है, वाटर अगर कॉज है तो उसको हम लोग हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं, ग्रेविटेशन की वजह होता है उसको जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ये 3 उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और तीनों में एक पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। उसके बाद एक नेस्टिक मूवमेंट आता है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या है कि स्टिमुलस है, स्टिमुलस का इंटेंसिटी भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आपका अदा करता है। जैसे आप दिन के टाइम में आप देखिएगा, हाँ, तो हम बात कर रहे थे नेस्टिक मूवमेंट के बारे में। नेस्टिक मूवमेंट में 2 फैक्टर्स है आपके। एक तो जो स्टिमुलस है वो होना चाहिए साथ उसका इंटेंसिटी भी। जैसे दिन के वक्त हमारे पास जो सूरज की रोशनी है तो लाइट एक स्टिमुलस है, लेकिन उसका इंटेंसिटी दिन के वक्त ज़्यादा होता है। और कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है बदली के दिनों में बादल की वजह का जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो कम हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं नेस्टिक मूवमेंट में आपका। जैसे आपका 5 टाइप का नेस्टिक मूवमेंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो है सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट। ये मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, और एग्जाम्पल ये पूछ जाता है कि सीज़मोनेस्टिक मूवमेंट किस में देखा जाता है। तो एक एग्जाम्पल तो आपको याद ही होगा, लाजवंती का जो पौधा जिसका साइंटिफिक नेम आपका मिमोसा पुडिका है, जिसका साइंटिफिक नेम भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, आगे चैप्टर में बढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ से सवाल आपसे बेसिकली यही पूछेगा, डिफरेंस पूछा जाता है आपसे यहाँ पर, तीनों मूवमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करके अच्छे से रखिए, और इन सारी बातों को ज़्यादा फोकस करके रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं आपको सारा सजेशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लिख के नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि कल ही आपके एग्जाम से आपके पास टाइम बहुत कम है। तो आप यहाँ पर नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों को साथ में निपटाते हैं हम लोग। सेकंड चैप्टर में हमको कहानी है प्लांट हार्मोन का। प्लांट हार्मोन बेसिकली आप हार्मोन क्या है वो आपको पहले समझ लेना है, जो आपको समझाया गया है एनिमल हार्मोन वाले चैप्टर में। तो हार्मोन बेसिकली एक केमिकल है, खास तरह का केमिकल है आपका, जो बॉडी में काम करता है उसके बाद खत्म हो जाता है। हार्मोन का यही खासियत है, वो जब उसको ज़रूरत होती है वो ओरिजिनेट होता है, अपना जाता है, काम करता है और वो खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आता है टारगेट ऑर्गन का। टारगेट ऑर्गन बेसिकली वो ऑर्गन है जहाँ पर जा करके हमारा जो हार्मोन है वो काम करता है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए हम लोग अपना ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आपका शुगर का लेवल को कंट्रोल करना है, तो शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम लीवर के पास है, वहीं से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो काम करते हैं। अब अगर हार्मोन निकला है, हार्मोन कहीं से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो लंग्स के पास नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स के पास जाने से उसको कोई फायदा नहीं है, वो जाता है लीवर के पास। तो हर हार्मोन के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, और उसी स्पेसिफिक हार्मोन ऑर्गन को
हम लोग टारगेट ऑर्गन कहते हैं, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा। प्लांट हार्मोन आपको बेसिकली 3 हार्मोन ही पढ़ाया गया, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन है, ठीक है। ऑक्सिन और जिबरेलिन का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो फंक्शन है ऑलमोस्ट सेम आता है, आपका जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ मैं आपको। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो आपका एपिकल ग्रोथ में मदद करता है और जिबरेलिन हार्मोन जो है वो आपका लेटरल ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन से भी हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं, यानी कि बिना सीड्स का हम लोग फ्रूट को पैदा करते हैं, आपका प्रोड्यूस करते हैं, और जिबरेलिन में भी ये यूज़ हमारा देखा जाता है। एक यहाँ पे मेजर डिफरेंस और है कि जिबरेलिन जो हार्मोन है वो सीड जर्मिनेशन में हिस्सा लेता है, लेकिन जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है ये सीड जर्मिनेशन में हिस्सा नहीं लेता है। और ऑक्सिन जो हार्मोन है वो आपका अप एंड डाउन ही सिर्फ मूव करता है, यानी कि एपेक्स से लेके बेस की तरफ मूव करता है, लेकिन जिबरेलिन हार्मोन जो है ये आपका ओवर द प्लांट्स किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि एपेक्स से बेस की तरफ भी मूव करता है और लेफ्ट टू राइट भी मूव करता है ईजिली, ठीक है। ये चीज़ें साइटोकाइनिन पर अगर हम आते हैं तो साइटोकाइनिन का कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसका साइंटिस्ट जो थे मिलर जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था वो आपको याद रहे ना रहे, बट इतना देखो साइटोकाइनिन के बारे तो याद रखना है, इसके बारे में पूछता है कि किसने डिस्कवर किया था, इसलिए नाम मेंशन भी किया मैंने। मिलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इसका डिस्कवरी किया था। जिबरेलिन का बात करते हैं तो उनका एफ कुरिसो कुछ ऐसा कुछ नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, खैर छोड़ते हैं हम लोग। साइटोकाइनिन आपको जो हार्मोन है ये मिला था कहाँ से, ये जो नारियल जो डाब नारियल होता है, डाब पानी उसके अंदर जो नारियल निकलता है बेसिकली वहाँ से पहला बार में निकाला गया था, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल जो नारियल है उसके अंदर भी मिला है। और ईस्ट जो एक आप पढ़े होंगे कीड़े के बारे में, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में, उसके डीएनए से भी साइटोकाइनिन हार्मोन मिला है, ठीक है। तो ये वहाँ से आपका मिला है। साइटोकाइनिन हार्मोन का भी नाम वैसे ही नाम में साइटोकाइनिन है, और एक आप टर्म पढ़े और सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो साइटोकाइनेसिस पे पार्ट लेता है। जो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसमें आपका साइटोकाइनिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यही उसका रफ्तार को बढ़ाता है जा करके, ठीक है। ये आपका हो गया। दूसरा जो पत्ता आप देखते हैं तो पत्ता का एरिया आप देखोगे जो इंक्रीज होता है, यहाँ मार्कर है ना, मैं देखा था आपको, ठीक है। जो पत्ता आपका बेसिकली ऐसे होता है तो पत्ता का जो एरिया इंक्रीज होता है, जो चौड़ा, जब पत्ता बेसिकली जब चौड़ा होता है तो उसका चौड़ा होने का पीछे का रीज़न होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन ही वहाँ पर साइटोकाइनेसिस की रफ्तार को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो पत्ता का जो ओवरऑल जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर जाता है, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कुछ बातें थी आपकी प्लांट हार्मोन से। यहाँ से सवाल आपका बेसिक्स आता है, डिफरेंस पूछा जाता है आपसे साइटोकाइनिन और जिबरेलिन या ऑक्सिन तीनों में से किसी से भी रिलेट करके वो आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। दूसरा आपसे फंक्शन पूछ लिया जाएगा तीनों में किसी भी हार्मोन का। जितना फंक्शन मैंने बताया इतना भी अगर आपको याद रहता है तो आप एग्जाम में इजीली कर पाओगे, क्योंकि फंक्शन वहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही नंबर के लिख करके आने हैं। गाड़ी आगे बढ़ाते हम लोग आते हैं एनिमल हार्मोन की तरफ। तो एनिमल हार्मोन जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है। एनिमल हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं हमारे, हम लोग सिंपली बात कर लेते हैं क्या देखना आपको। सबसे पहले हम लोग आता है कि स्ट्रेस से रिलेटेड, कि हमारा बॉडी में डिफरेंट काम के डिफरेंट हार्मोन। अब स्ट्रेस कौन कंट्रोल करता है, तो एड्रेनल हार्मोन जो है, जो एड्रेनल ग्लैंड से हमारा निकलता है वो हमारे बॉडी में स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये अगर आपको याद रखना है उससे रिलेटेड, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है कि किस हार्मोन को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो एड्रेनल हार्मोन है और एड्रेनल ग्लैंड से इसका एक्सक्रेशन होता है आपका। और एक बात और, चैप्टर के स्टार्टिंग में होगा आपका इंट्रोडक्शन के 2 तरह के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में पाया जाता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो हमारा जो हार्मोन है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं निकलता है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा आपका इंजाइम्स निकलता है, ठीक है। इंजाइम्स भी एक खास किस्म का हमारा केमिकल्स हमारा बॉडी में पाया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही है कि इंजाइम्स हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है और हार्मोन्स हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड से आपका निकलता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, जब काम खत्म होने के बाद एंजाइम्स बॉडी में जिंदा रहता है, लेकिन हार्मोन्स अपना काम खत्म करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये 2 आपका मेजर डिफरेंस हो गया, याद रखिएगा। एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। स्ट्रेस से रिलेटेड बात हमने कर ली। ब्लड प्रेशर का बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर को भी एड्रेनलिन हार्मोन कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या जब बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, गुस्सा में भी होते हैं, तो हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कभी कम हो जाता है, तो उसको भी मेंटेन करने का काम एड्रेनलिन हार्मोन करता है। आगे हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं अपना, तो हम लोग ब्लड शुगर से रिलेटेड सवाल आते हैं कि ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है। तो पैनक्रियाज जो हमारा है, पैनक्रियाज में 3 टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है, एक डेल्टा सेल होता है। तो अल्फा सेल से हमारा जो हार्मोन निकलता है, इंसुलिन निकलता है बेसिकली, वो बॉडी में क्या करता है, वो बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को कम कर देता है। इंसुलिन का काम वही है, ग्लूकोज की मिकदार को कम करता है। और जो बीटा जो सेल है हमारा, वहाँ से ग्लूकोजन हार्मोन निकलता है जो बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो याद रखिएगा कौन क्या करता है, कौन बढ़ाता है, कौन घटाता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अल्फा सेल से इंसुलिन, बीटा सेल से ग्लूकाजेन। इंसुलिन जो है वो हमारा बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये सब देखोगे शुगर का जो भी पेशेंट्स होते हैं, जब भी उनका बॉडी में आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका जो बॉडी में लीवर है वो अब इंसुलिन उस तरीके से क्रिएट नहीं कर पा रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो हम लोग बाहर से दे देते हैं वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, कुछ हद तक वो हमारा सक्सेसफुल रहता है ऑपरेशन। ये मामला हो गया आपका, इससे रिलेटेड ये बात आता देखिएगा। आगे हम आते हैं, देन बात आता है मेन, अगर हम बॉडी की बात करते हैं सेक्स हार्मोन्स के रिलेटेड बात आता है। जो मेल में हमारा एक ही पाया जो कि टेस्टोस्टेरन। टेस्टोस्टेरन मेल में पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो जितना भी फिजिकल अपीयरेंस देखा जाता है मेल में, वो सिर्फ इसी एक इकलौते हार्मोन की वजह करे। चेहरे पे दाढ़ी का आना और पूरा बॉडी स्ट्रक्चर का हार्ट दिखाई देना आपका, ये सारा रिलेटेड उसी हार्मोन से। बहुत सारे पॉइंट्स है, बुक में अच्छे से पढ़ के जाना है इसको। देन फीमेल में दो तरह का हार्मोन मिलता है, एक प्रोजेस्ट्रोजन मिलता है, एक ओएस्ट्रोजन मिलता है। अब दोनों हार्मोन अपना अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि एक हार्मोन आपका बर्थ को रेगुलेट करता है और दूसरा हार्मोन उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। ये इस तरीके से, तो दोनों में बेसिकली आपका डिफरेंस भी पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन इस बार आने के ज़्यादा चांसेस है, प्रोजेस्ट्रोजन और ओएस्ट्रोजन के बीच में डिफरेंस, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर आगे आते हैं, तो चैप्टर का एंडिंग में कुछ डिसीज आपको दे दिए गए हैं और डिसीज का सिम्टम्स का काउज है। तो डिसीज में आपको 2 ही 3 डिसीज दिए गए। गोइटर डिसीज दिया गया है, ठीक है। तो गोइटर डिसीज आपको पता है, ये वाला जो होता है ये पूरा का पूरा इस तरीके से फूल जाता है आपका, तो वो किस वजह कर होता है वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि गोइटर डिसीज का काउज हमेशा पूछा गया है एग्जाम में, मोस्टली हर अल्टरनेट ईयर करके आया है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन, जो इससे रिलेटेड भी, ये क्यों होता है? ये तो बेसिकली एस्टीएच जो हार्मोन है हमारा, उसके कम खारिज होने की वजह अगर हो जाता है। अगर एस्टीएच हार्मोन हमारा बॉडी में कम रिलीज होता है तो उसके वजह अगर बौनापन हो जाता है बॉडी में, यानी कि हाइट जितना बढ़ना चाहिए तो उतना नहीं बढ़ता है, ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये 2 हमेशा अल्टरनेट ईयर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ के बारे में दिया, और डायबिटीज़ 2 तरह का आपका लिखा है उसमें, एक इंसिपिटस एक मिलिटस है। यानी कि एक डायबिटीज़ ऐसा भी होता है जो ज़्यादा होता है, एक ऐसा होता है जो कम होता है। दोनों में ही चैन नहीं है हमें, क्योंकि बॉडी में एक मेंटेनेंस लेवल पे रहे तो अच्छी बात है। कम है तभी बीमारी है, ज़्यादा हो तभी बीमारी है। तो कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना बात हो गया। काउज आपका जानते हैं आप, और सिम्टम्स आपको पता है उसके बारे में, और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं इजीली आप लिख सकते हैं, ये सारी बातें। तो ये तो बात हो गई आपकी एनिमल हार्मोन के बारे में। आगे हम अगर चैप्टर का कहानी बढ़ाते हैं, तो चैप्टर का कहानी हमारा एनिमल हार्मोन का नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है हमारे पास, ये क्या बोलते हैं उसको, नर्वस सिस्टम बेसिकली। तो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है, किस तरीके से हमारा जो पूरा बॉडी है, यानी कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम को करते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आपको दिया है कि मान लीजिए एक प्लेयर आपका फुटबॉल खेल रहा है, तो जब प्लेयर आपका फुटबॉल खेल रहा है वो दौड़ रहा है, उसका सारा एनर्जी उसका पैर को चाहिए उस वक्त, क्योंकि फुटबॉल का जो पूरा मेन फोकस है पैर के थ्रू आपका। तो जब वो दौड़ रहा है तो पूरा बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा चाहिए। तो जैसे ही वो दौड़ता है माइंड को सिग्नल मिलता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, माइंड सिग्नल भेजता है लंग्स के पास कि आप और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से ब्रीथ करो, यानी कि अपना ब्रीथिंग का स्पीड को बढ़ाओ। तो अपना ब्रीथिंग का स्पीड को बढ़ाता है और ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को इनहेल करता है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन इनहेल तो बॉडी में जाता है तो बॉडी के अलग पार्ट्स को और सिग्नल मिलता है कि इस ऑक्सीजन को बहुत जल्दी हमें जल्दी तोड़ के इससे एनर्जी प्रोड्यूस करना है। तो उसके थ्रू जल्दी से तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है और उस एनर्जी को फिर सप्लाई कर दिया जाता है हमारे पैरों पे। तो इस तरीके से हमारा पूरा बॉडी जो एक दूसरे से कनेक्ट में रहता है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है। अगर इस कोऑर्डिनेशन को हम हटा देते हैं तो हमारा बॉडी में एक भी काम सही से अंजाम नहीं दे पाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो चैप्टर ऐसे ही है, नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा, लेकिन जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स है मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ से 3 आपका नक्शा आता है, 3 डायग्राम्स इस चैप्टर में, जहाँ से 2 आते हैं, इसमें सबको एक करना होता है। सबसे पहले जो डायग्राम देखूँ तो न्यूरॉन का आपको देखने को मिलेगा, न्यूरॉन के बाद आपको आई देखने को मिलेगा, आई के बाद आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्स आर्क का। तो इन 3 में से आप 2 डायग्राम, किसी भी 2 डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, मिस मत करना। अगर 3 कर लेते तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 3 में से कोई भी 2 डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेरे हिसाब से आपको न्यूरॉन करना चाहिए, क्योंकि सबसे इजी न्यूरॉन का पड़ता है। देन उसके बाद आप आई का स्ट्रक्चर कर सकते हो। आई का जो स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्स आर्क से थोड़ा सा ईजी पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है आपको रिफ्लेक्स आर्क ज़्यादा आसान पड़े तो आप उसी को करना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाते हैं तो आई और न्यूरॉन ये दोनों आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। और इस ईयर शायद कम उम्मीद है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आए, आई और रिफ्लेक्स ये दोनों आ सकते हैं, तो अच्छे से करना इसको। देन आगे हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं
तो उसके बाद यहाँ पे पूरा ब्रेन का पूरा कहानी दिया हुआ आपको। तो ब्रेन से रिलेटेड जो सवाल आते हैं, ब्रेन में सबसे पहले सवाल पूछा जाता है कि ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो आपका मेमोरी को कंट्रोल करता है, ये बेसिकली मेमोरी स्टोर होता है। तो हमारा ब्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, और सेरिबेलम में ही हमारा मेमोरी का सारा पार्ट कंट्रोल रहता है, ऐसा मामला है इसका। ठीक है, आगे और अगर हम कहानी बढ़ाएंगे तो ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, सेरिबेलम का तो क्वेश्चन आता ही आता है। आगे हम आएंगे, शायद मुझे लग रहा है कि बीच में मैंने कोई टॉपिक यहाँ पर मिस कर दिया है। ठीक है, मिस भी कर दे तो उसको हम लोग आगे देख लेंगे। अब आई के बारे में अगर बात करते हैं तो आई भी एक पूरा सेपरेट करके आपको टॉपिक दिया है नर्वस सिस्टम में पढ़ने के लिए। तो आई से रिलेटेड आपको 2 डिसीज बताई गई है, एक वो डिसीज जो आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, और एक वो डिसीज जिसमें आपको नज़दीक की चीज़ें दिखती है। जैसे एक का नाम आपका हाइपर मायोपिया है, एक का नाम आपका हाइपर मेट्रोपिया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब किस में आप कौन सा लेंस यूज़ करते हैं वो भी याद रखना है। ठीक है, ये सवाल आते ही आते हैं। आई से रिलेटेड जो मेजर सवाल बनते हैं, जो मेजर क्वेश्चन बनता है, देखो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है और आपको बुझाना नहीं है मुझे वीडियो में, सिंपल बताते हैं आपको। जो 2 डिसीज है, हाइपरमेट्रोपिया और हाइपर मायोपिया, ये दोनों आपको याद होना चाहिए कि डिसीज है क्या। ठीक है, कौन सा डिसीज़ में आपको कम नज़दीक में प्रॉब्लम है, किस में दूर का प्रॉब्लम है, और नज़दीक वाले में कौन सा लेंस यूज़ करना है, दूर वाले में कौन सा लेंस हमें यूज़ करना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमारा आता है। ठीक है, और एकोमोडेशन करके एक टॉपिक है हमारा आई में ही, उसको भी आपको समझ के रखना है कि एकोमोडेशन बेसिकली कि एक एडजस्टमेंट बता रहा है हमारा, कि जो हमारा आई है वो एडजस्टमेंट करता है कि जब भी हम किसी दूर की चीज़ को देखते हैं तो आई में जो हमारा फोकस है वो खुद को एडजस्ट करता है, और जब नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तब भी वो अपने आप को एडजस्ट करता है। तो जो एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है इसी के बारे में बताया गया है आपको एकोमोडेशन में। ये ओवरऑल एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया आपका नर्वस सिस्टम के बारे में। ऐसे ये चैप्टर बहुत बड़ा है। नर्वस सिस्टम, आप न्यूरॉन में अगर जाओगे तो न्यूरॉन में भी आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है। न्यूरॉन में जैसे एक्सोन आ जाओ, डेंड्रोन आ जाओ, बहुत सारे साइनेप्सिस आते हैं आपका। ठीक है, साइनेप्सिस याद है अच्छे से। साइनेप्सिस याद रखिएगा कि पूछा जाता है एग्जाम, व्हाट इज साइनेप्सिस, ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, व्हाट इज साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर होता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में मैसेज जो ट्रांसफर होने का वे है वो साइनेप्सिस कहलाता है। इस प्रोसेस को हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। हमारा एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी मैसेज आप बोल लो, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा कहलाता है आपका साइनेप्सिस। एक्सोन डेंड्रोन के बीच में डिफरेंस याद रखना है आपको कि क्या होता है। तो एक्सोन तो आपका सिंगल है, आपका एक धागा का है, वो आपका डेंड्रोन जो वो 2 धागा का। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बेसिक डिफरेंस है। आगे अगर हम बढ़ाते हैं अपनी कहानी को, तो आगे बढ़ाते समय बात कर सकते हैं अगला जो चैप्टर हमारा है वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपल सवाल आपके आते हैं। यहाँ से 3-4 सवाल है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो लोकोमोशन और मूवमेंट का डिफिनेशन तो आप याद करोगे, उसके बीच का डिफरेंस आपको मालूम होगा ही। लोकोमोशन क्यों किया जाता है, लोकोमोशन का क्या पर्पज़ है, ये भी आपको सिंपली मालूम होगा, बहुत आसानी से लिख सकते हो। लोकोमोशन का एक पर्पज़ तो सिंपली ये है कि लोग भाई रोजगार के सूरत में भी, रोजगार पाने के लिए, यानी कि जॉब्स के लिए भी लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, अपना पोजीशन को चेंज करते हैं, प्लेसेस चेंज कर, दूसरा सेफ्टी के लिए चेंज करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं लोकोमोशन के लिए। यहाँ से 3-4 आपको दिया गया है लोकोमोशंस के बारे में। अमेबा में दिया गया है जिसको हम लोग एमाबॉइड लोकोमोशन बोलते हैं। अमेबा में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसको एमाबॉइड नाम है, उसका नाम ही एमाबॉइड, तो इसलिए उसमें जो लोकोमोशन होता है उसको हम लोग एमाबॉइड लोकोमोशन बोलते हैं। एक आपका फ्लैजिला है, ठीक है, पैरामोशियम बेसिकली। तो पैरामोशियम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन है उसका नाम आपका फ्लैजिला है, तो याद रखेंगे, इसलिए उसको फ्लैजिलेटरी लोकोमोशन कहा गया आपको। ये 2 दे दिया गया है। ठीक है, और अगर हम ह्यूमन का बात करते हैं तो ह्यूमन में भी हमें देखने को मिलता है कि ह्यूमन में हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन बेसिकली है हमारा पैर। तो हमारे लेग के थ्रू जो मोशन होता है उसको नाम दिया गया है बाईपैडल लोकोमोशन। ठीक है, ये हो गया। फिर हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो मूवमेंट्स हमारा मसल से मूवमेंट दिया गया है कि ये हमारा कंट्रैक्शन होता है, ये हमारा एक्सपेंशन होता है। तो जब कंट्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं, इसको भी हम लोग नाम दे दिए हैं। अभी याद नहीं आ रहा नाम मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब दोनों नाम याद है, एक है आपका कन्फ्यूजन है कि कौन सा कंट्रैक्शन है कौन सा एक्सपेंशन है, इसलिए बोलना सही नहीं है। स्क्रीन पे दिखा देते हैं हम आपको। चलिए, तो यहाँ से आप बाईपैडल लोकोमोशन भी याद रखिएगा। और अमेबा और जो पैरामोशियम में जो लोकोमोशन है वो दोनों को थोड़ा डिटेल में कर लीजिएगा, और लोकोमोटरी ऑर्गन आपको किसी का भी नहीं भूलना है। इसके अलावा इसी चैप्टर में थोड़ा सा आपसे बात किया गया जॉइंट्स के बारे में। तो जॉइंट्स में आपको दो जॉइंट्स खास तौर से याद रखिएगा, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो उसको याद रखिएगा आप, और एक आपका नी जॉइंट आता है। ये दो को खास तौर से याद, ऐसे तो सभी याद करना आपको, लेकिन ये 2 आप खास तौर से याद रखिएगा अगर आपके पास टाइम कम है तो
तो ये एक था ओवरव्यू आपका पूरा का पूरा पहला चैप्टर का, यानी कि पूरा का पूरा 5 यूनिट्स का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा उसको दबा दीजिए, क्योंकि अभी मैं इसके बाद ही नेक्स्ट एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि क्या क्या गलतियाँ आपको साइंस के आंसर लिखने समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आएगा वीडियो। मैंने खुद बोर्ड के एग्जाम में लाइफ साइंस में 97 मार्क्स स्कोर किया था, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने किस तरीके से 97 मार्क्स मैंने स्कोर किया, क्या मेरा अंदाज था आंसर राइटिंग का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक हम लोग मिलते हैं, तब तक आप पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।